हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और आज मैं आपको क्लास 11th की हिंदी से जो अभिव्यक्ति और माध्यम की आपकी बुक है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वो करवाने वाला हूं। एक ही वीडियो इनफ है। इसमें मैंने कुछ उन चुनिंदा टॉपिक्स को कवर किया है जो कि अक्सर एग्जाम में जहां से प्रश्न बनते हैं या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। क्लास 11 ईएसपी नाम से है। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स वगैरह टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो सबसे पहला टॉपिक तो आप संचार का जरूर कर लेना। संचार का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। इसको हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। अपनी बात को रखना और सामने की बात को सुनना, सामने वाले की। तो संचार का अर्थ है सूचना, विचार या भावनाओं का आदान प्रदान। आपके पास कोई भी सूचना है तो आप अगर उस सूचना को किसी दूसरे को बताते हो, ठीक है, आपके पास अगर कोई भी विचार है, आप अगर उस विचार को किसी दूसरे को बताते हो, या फिर आपकी अगर कोई भी फीलिंग्स हैं, आप अपनी उन फीलिंग्स को अगर दूसरे को बताते हो या दूसरे की फीलिंग्स को, दूसरे के विचार को सुनते हो, तो ये संचार कहलाता है। तो भाई जब दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो संदेश भेजते हैं या किसी भी माध्यम से, चाहे वो एसएमएस भेजें, चाहे वो व्हाट्सएप पे बात करें, चाहे कहीं पे भी बात करें, तो अगर आप इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर रहे हो, इट मीन्स आपके बीच में और उसके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यह बोलकर भी हो सकता है, ठीक है, अपनी बात आप बोलकर भी बता सकते हो, लिखकर भी हो सकता है, जैसे चिट्ठियां लिखी जाती थी, इशारों से भी हो सकता है। कहते हैं ना, इशारों इशारों में बात करना। आप अपने मतलब बॉडी लैंग्वेज से और नॉन वर्बल, बिना बोले भी आप अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे इधर आ ऐसे कर सकते हो, उधर जा ऐसे कर सकते हो, रुक जाओ ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो संचार होता है ये दो तीन तरीके से हो सकता है। तो आई होप यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब संचार के तत्व क्या क्या होते हैं इसको समझते हैं। संचार का जो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो संचार का कोई स्रोत होगा। भाई वो जो सोर्स है, कहां से वो मैसेज निकल रहा है, तो वो किसी व्यक्ति से हो सकता है, किसी कंपनी या किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन, जो मतलब सोर्स हो सकता है। जैसे जब आप किसी से बात करते हैं तो आप स्रोत हैं। अगर बात आप रख रहे हो तो स्रोत आप हो, बात का सोर्स आप हो, ओरिजिन आप कर रहे हो बात का। फिर है उसकी कोडिंग, एनकोडिंग, ठीक है, यानी कि संदेश को आप इस तरीके से तैयार करते हो कि दूसरा व्यक्ति उसे समझ सके। जैसे अगर आप अपने दोस्त को इमोजी या शब्दों में कोई बात बताते हो, ये कोडिंग है। आप शब्दों को कुछ भी लिख रहे हो, इमोजीज डाल रहे हो, ये कोडिंग है, आप अपनी बात को एनकोड कर रहे हो। फिर वो संदेश का प्रोसेस आता है, यानी कि वह जानकारी या विचार जो संचार के दौरान भेजा जाता है उसको हम संदेश कहते हैं, ठीक है। शब्दों से संदेश हो सकता है, चित्रों से आप संदेश भेज सकते हो, ध्वनि, यानी कि आज की डेट में आज की डेट में आप किसी को अपना वॉइस नोट्स वगैरह भी भेज सकते हो। इशारों में भी आप जो है अपनी बात को दूसरे तक भेज सकते हो। तो ये पूरा एक प्रोसेस चलता है। इसके अलावा जब आप संचार करते हो तो उसका एक माध्यम होता है, किसके द्वारा, यानी कि या तो भाई वो तरीका ऐसा होगा कि भाई आप बोलकर कर रहे हो संचार, लिखकर कर रहे हो, फोन का यूज कर रहे हो, ईमेल का यूज कर रहे हो, सोशल मीडिया से आप बात कर रहे हो, रेडियो से जानकारी दे रहे हो, टीवी से जानकारी दे रहे हो। यानी कि एक माध्यम तो होगा ना संचार का, कि वो मैसेज किसके थ्रू जा रहा है, किस मीडियम से जा रहा है। फिर जो भी आपने भेजा है उसकी डिकोडिंग होती है, यानी कि जो प्राप्तकर्ता होगा, जो रिसीवर होगा, जिसे भी आपने संदेश भेजा है, ठीक है, वो उस संदेश को समझता है। आई होप यहां तक आप समझ रहे होंगे। तो भाई वो उस संदेश को समझता है अच्छे से। और जैसे जब आप अपने दोस्त को मैसेज भेजोगे तो कोई दोस्त आपका मैसेज पढ़ेगा, उसका मीनिंग समझेगा, तो वो समझना ही डिकोडिंग है, ठीक है। फिर फीडबैक आता है, यानी कि रिसीवर आपके संदेश का रिप्लाई देता है, तो इसको फीडबैक कहते हैं, या कोई भी प्रतिक्रिया आती है। यानी कि ये जब अगर फीडबैक आ गया तो इससे क्लियर हो जाता है कि वो बात सामने वाले को समझ में आई या समझ में नहीं आई। इसके अलावा अक्सर कम्युनिकेट करते समय बीच में नॉइज भी आ सकती है। तो कोई भी बाधा जो संचार को प्रभावित कर सकती है, जैसे आप बाहर जा रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, तो पीछे आपके बैकग्राउंड में पीछे ट्रैफिक की नॉइज आ सकती है, गाड़ियों की आवाज़ आ सकती है, या नेटवर्क की समस्या हो सकती है, बैकग्राउंड का नॉइज हो सकता है, गलतफहमी हो सकती है, सुनने में कुछ वो हो सकता है, तकनीकी खराबी आ सकती है। तो इसको हम बाधा कहते हैं, यानी कि इसको आप नॉइज कहते हो, शोर कहते हो। संचार की प्रक्रिया में ये भी एक हिस्सा है, ये भी अक्सर हो जाता है, ठीक है।
तो ये आप संचार वाला टॉपिक तो मैंने आपको समझा दिया और आपको पल्ले पड़ गया होगा, आसान भाषा में बताया है। अब यह संचार कितने प्रकार का होता है? एक होता है सांकेतिक संचार, सिंबल से, मतलब आप किसी संकेत द्वारा अपने मैसेज को बता रहे हो। तो जब हम इशारों के द्वारा, संकेतों के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा या चित्रों के माध्यम से अपने मैसेज को पहुंचाते हैं, जैसे मान लो पुराने जमाने का जो मानव था, आदि मानव, वो क्या करता था, दीवारों पे चित्र बनाता था। तो वो क्या है, वो भी एक प्रकार का संचार है। वो सिंबल्स बनाते थे, वो चित्र बनाते थे, जिससे आज हम समझ पा रहे हैं हमारा इतिहास क्या था। ट्रैफिक लाइट है भाई, ये भी एक सिंबल है ना। अब ट्रैफिक लाइट पे ये थोड़ी लिखा होता है रेड या स्टॉप या क्या, वहां तो सीधा भाई रेड लाइट होती है जो सिंबल है अपने आप में स्टॉप का। ग्रीन लाइट होती है तो वो सबको पता है एक सिंबल है कि अब आपको जाना है। ओके, इसके अलावा हाथ के इशारे करना, ये भी एक सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है। झंडे, किसी प्रकार का झंडा, अब जैसे काला झंडा दिखाना एक विरोध का वो प्रतीक माना जाता है। सफेद झंडा सरेंडर का प्रतीक माना जाता है। फिर है मौखिक और अमौखिक संचार, यानी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक क्या होता है, जब आप अपने मुंह से बोलकर भाई या लिखकर संवाद कर रहे हो वर्बल में, जैसे बातचीत कर ली आपने कोई भाषण दे दिया, टेलीफोन पर आपने किसी से बात कर ली, किताबें वगैरह आप मतलब पढ़ के किसी को सुना रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, तो ये आपका मौखिक संचार में आ जाएगा। अमौखिक यानी कि नॉन वर्बल, इसमें आप बोलोगे नहीं, बिना शब्दों के, सिर्फ आपके हाव भाव होंगे, या तो बॉडी लैंग्वेज होगी या आपकी आंखों के इशारे होंगे, चेहरे के भाव होंगे। आप स्माइल कर रहे हो तो सामने वाला समझ जाएगा कि कोई खुशी की बात कह रहे हो, सैड सा मुंह बना रहे हो तो सामने वाला समझ जाएगा कोई दुखद बात है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको अंतः व्यक्तिक संचार भी कहा जाता है। तो जब व्यक्ति भाई अपने मन ही मन में विचार करता है, अपने आप से बात करता है, जैसे मान लो एग्जाम है कोई आपका, तो परीक्षा से पहले खुद से मन ही मन में बात करना कि यार मैं कर लूंगा, मैं अच्छे नंबर ला के रहूंगा, मैं तो आज इस पेपर को ऐसे करके आऊंगा। तो ये क्या है, अंतः व्यक्तिक संचार है। आप अपने अंदर ही अंदर से वो संचार कर रहे हो अपने आप से। फिर एक होता है अंतर व्यक्तिक। देखो, अंतर और अंतः में फर्क होता है। जैसे कि अंतः को इंट्रा कहते हैं, अंतर को इंटर कहते हैं। अब इसमें जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं, आमने सामने, फोन पर, चैट पर, तो उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। आमने सामने, चैट पर कैसे भी दो या दो से अधिक लोग जब बात करते हैं, ठीक है। एक होता है ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी कि समूह में संचार, जब कई लोग मिलकर चर्चा कर रहे हैं। होता है ना अक्सर, जो लोग ऑफिस जाते हैं तो पूरा ग्रुप बैठा है, उनकी भाई पूरी टोली बैठी है, बातचीत कर रहे हैं, या कोई बहुत मतलब पंचायत चल रही है, लोग बहुत सारे इकट्ठे हो रखे हैं। तो जब लोग ग्रुप में, ये जैसे मान लो क्लासरूम में इतने सारे बच्चे हैं, टीचर उनसे बातचीत कर रहा है, तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन है, समूह में संचार करना। हो सकता है बच्चे भी आपस में बातचीत करें, आप कोई मीटिंग में गए हो, कोई ग्रुप डिस्कशन में आप गए हो। इसके अलावा लास्ट है मास कम्युनिकेशन। मास का मतलब होता है जनता। तो जब आप एक ऐसा संचार कर रहे हो, जब आप एक ही बारी में कम से कम लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हो, बड़ी संख्या में आप एक ही बात को पहुंचाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जनसंचार का यूज करना पड़ता है। और जनसंचार के माध्यम होते हैं टेलीविजन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, आपके विज्ञापन हो गए, मूवीज हो गई, रेडियो हो गया, ये सारे मास कम्युनिकेशन है। यानी कि यहां से आप एक बारी में पूरे देश को संबोधित कर सकते हो, ठीक है। तो ये मास कम्युनिकेशन है। अब देखो, मैं जनसंचार पे आया था, तो जनसंचार को ही आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि जनसंचार से आपके बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। जनसंचार, जब जनता को आप एक बारी में मैसेज भेज रहे हो, तो इसका कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य होता है सूचना देना। अब आप करोड़ों लोगों के देश में एक एक को पर्सनल मैसेज तो भेज नहीं सकते, तो अक्सर प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए, तो वो मन की बात करते हैं रेडियो पे या टीवी पे लाइव आते हैं। तो जनता तक समाचार, ज्ञान और फैक्ट्स पहुंचाना, जैसे खबरें, मौसम की जानकारी, सरकारी घोषणा, ये सारी चीजें आपको जनसंचार के माध्यमों द्वारा ही पता चलती होगी। और जनसंचार के माध्यम हमें शिक्षित करते हैं, जैसे लोग नई चीजों को सीख पाते हैं, ऑनलाइन कोर्स हो गया, या फिर कोई टीवी पे चलने वाले कोई एजुकेशनल कार्यक्रम हो गए, रेडियो पे शिक्षा के बहुत सारे कार्यक्रम आते थे पहले, अभी भी आते हैं, उसको आपने सुन के कुछ सीख लिया, तो ये भी जनसंचार का एक कार्य है। इसके अलावा जनसंचार के माध्यम आपका मनोरंजन करते हैं। आप जनसंचार के माध्यमों पर आप टीवी देखते हो,
ठीक है, जैसे मान लो टीवी है, उसमें आप टीवी शोज देखते हो, फिल्म देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, गाने सुनते हो, गेम्स खेलते हो, तो आपका एंटरटेनमेंट भी होता है। तो जनसंचार के माध्यम एक तरीके से आपका एंटरटेनमेंट भी करवा रहे हैं। समाज में जागरूकता फैलाना, तो मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना, जैसे कि मान लो कि स्वच्छता अभियान चलाया भारत सरकार ने, तो मोदी जी खुद टीवी पर आके सभी से आग्रह करेंगे अपने आस पड़ोस में सफाई रखो, घर का कूड़ा भाई कूड़े वाली गाड़ी में ही डालो। ये एक बारी जागरूकता आ जाती है। मतदान की जागरूकता, मान लो आपके वहां पे इलेक्शन आने वाले हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा मोबाइल पे ऐड आने लगती है इलेक्शंस की कि आप वोटर थोड़े से अवेयर हो जाओ, अपने वोट की कीमत समझो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता, इसके अलावा विज्ञापन और प्रचार करना भी इसका काम है। कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए क्या करती हैं, एडवर्टीजमेंट। भाई यूट्यूब का जमाना है, आप भी हमारी वीडियो देख रहे हो, आपको भी कोई ना कोई ऐड दिखी होगी। तो ऐड का काम क्या होता है, किसी का प्रचार करना। तो जनसंचार के माध्यमों के द्वारा ही प्रचार भी किया जाता है। संस्कृति और परंपराओं का प्रसार, अब ये जनसंचार के माध्यम से ही कल्चर फेमस होते हैं। अब जैसे मैं बात करूं, आजकल की जेन जी जनरेशन है, तो वो कोरियन पॉप सुनती है या हॉलीवुड मूवीज देखती है। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है, मूवीज, गाने, वहां की वेब सीरीज, क्योंकि जनसंचार के माध्यम आ गए हैं। टीवी है, ठीक है, नेटफ्लिक्स है, ये सारी चीजें आपको बाहर के कल्चर से जोड़ रही हैं। तो ये सारा काम जनसंचार का ही होता है। अब जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं भाई, मॉडर्न टाइम में तो इंटरनेट है और सोशल मीडिया ही है। फेसबुक हो गया, ट्विटर जिसको अब एक्स नाम से जाना जाता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म, जहां पे लोग तुरंत अपनी खबरों को साझा करते हैं, अपनी खबरों को एक दूसरे को बताते हैं, शेयर करते हैं। और वेबसाइट और ब्लॉग्स हो गए भाई, अलग अलग विषयों पर वेबसाइट खोलो, आपको ब्लॉग मिल जाएंगे, लेख मिल जाएंगे। ई न्यूज़ यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी न्यूज़ आने लगी है। ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स हैं, बीबीसी, एनडीटीवी, आज तक, द हिंदू, ठीक है, ये सारे प्लेटफॉर्म अब ऑनलाइन भी आ गए हैं, मतलब इनके प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स हैं ये न्यूज़ चैनल और न्यूज़ एजेंसीज के। ओके, इसके अलावा टीवी है, समाचार चैनल हो गए, मनोरंजन के चैनल हो गए, डॉक्यूमेंट्री और लाइव टेलीकास्ट हो गए, रेडियो और पॉडकास्ट, एफएम रेडियो, ऑनलाइन रेडियो, पॉडकास्ट। आज की डेट में पॉडकास्ट बहुत फेमस है भाई, कोई किसी का पॉडकास्ट कर रहा है, उन दोनों के बीच की जो वार्तालाप है सुनने में मज़ा आता है। मोबाइल ऐप्स बहुत सारे आ गए हैं, न्यूज़ ऐप हैं, एजुकेशनल ऐप्स आ गए हैं, स्ट्रीमिंग ऐप्स है जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ठीक है, जियो हॉटस्टार। ये सारी चीज़ें आज की डेट में आधुनिक जनसंचार के माध्यम ही तो हैं। और ये क्या है, हमें यही सब चीज़ें आज देखने को मिलती हैं। 400 साल पहले ही अखबारी पत्रकारिता अस्तित्व में आई। थोड़ा अब मैं थोड़ा पीछे चलूं, अगर 400 साल पहले अखबार के द्वारा पत्रकारिता शुरू हुई थी, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 1780 में हुई, जब जेम्स ऑगस्टक, ठीक है, और जेम्स ऑगस्ट हिक्की के बंगाल गजट से हुई। यानी कि बंगाल गजट नाम से इन्होंने निकाला, इंडिया में रहते हुए कोलकाता से इसको अखबारी पत्रकारिता को इन्होंने शुरू करवाया। और हिंदी का जो पहला पत्र था उदंत मार्तंड, वो भी 1826 में कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ, पब्लिश हुआ। तो कोलकाता तो एक ऐतिहासिक मतलब शहर है, बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो वहां से शुरू हुई हैं। और इनका संपादन किसने किया था, उदंत मार्तंड वाला, पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने, ठीक है। तो ये हिंदी की थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये भी अक्सर प्रश्न आता है कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था, तो वो था उदंत मार्तंड। किसने संपादन किया था, ये भी अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। जो इंपॉर्टेंट लाइन होगी ना, मैं आपको अलग से बता दूंगा कि ये जरूर पढ़ना। स्वतंत्रता से पूर्व पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त, ये ऐसे पत्रकार हैं जो आज़ादी से पहले काम करते थे, बहुत इनका नाम था। और जो आज़ादी से आसपास और जो मतलब इंडिया में जो फेमस कुछ पत्रिकाएं रही हैं, केसरी है, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, करमवीर, प्रताप प्रदीप और विशाल भारत, ये कुछ पत्र पत्रिकाओं के नाम हैं। हो सकता है पेपर में कह दिया जाए भाई 2 पत्र पत्रिकाओं के नाम लिखो। इसके अलावा आज़ादी के बाद हमें जब इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद कौन कौन से हमारे पत्रकार रहे हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपके आज़ादी के बाद बहुत फेमस हुए। समाचार पत्रों की बात करूं तो नव भारत टाइम्स बहुत फेमस है, जनसत्ता बहुत फेमस है, नई दुनिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण, इनका नाम आप सभी ने सुना भी होगा।
पत्रिकाओं की बात करूं तो धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, इंडिया टुडे और साप्ताहिक कदम्बिनी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो मॉडर्न में अगर पूछा जाता है तो आप इनमें से कोई भी एक दो नाम याद रख सकते हैं। बात करते हैं अब हम रेडियो की। रेडियो आपको पता है एक जनसंचार का माध्यम है और ये सुनने का श्रवण माध्यम है, बहुत फेमस। पहले के जमाने में तो गांव में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ जब ये आया था। इसको श्रवण का माध्यम इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसको आप केवल सुन सकते हो, रेडियो में कुछ देख नहीं सकते आप। और 1895 में इटली के जी मार्कोनी ने वायरलेस तकनीक खोजी जिसे रेडियो बना। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि रेडियो की खोज किसने करी थी, जी मार्कोनी, इटली के। ये पेपर में आता है, ठीक है, इसको याद रखना। भारत में कब शुरू हुआ था, 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया और डाकतार विभाग ने अपना पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया था। यानी कि इसका जो पहला ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे हुई थी वो मुंबई से हुई थी। और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी, जहाँ पे पूरे इंडिया के लेवल पर बहुत बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम चलाए गए, शुरुआत हुई। और आज भारत में लगभग 350 से ज़्यादा प्राइवेट रेडियो चैनल्स भी चल रहे हैं। तो ये रेडियो की शुरुआत हुई भारत में। इसमें आप ये जरूर याद रखना भारत में कब शुरू हुआ और इसकी खोज किसने की, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं टेलीविज़न की। टेलीविज़न क्या है, देखने का और सुनने का माध्यम है, ठीक है। टीवी को आप दृश्य श्रव्य माध्यम कहते हो, चीज़ें आपको दिखेंगी, विजुअल्स, और बहुत विश्वसनीय माध्यम है। न्यूज़ चैनल्स वगैरह आपको जो भी खबर देते हैं, आज की डेट में तो भाई थोड़ा सा ऐसा हो गया कि सीधा अंधा विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हाँ, टीवी पे जो आ रहा है एटलीस्ट वो थोड़ा तो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। अब 1927 में बेल टेलीफोन लैब्स ने न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच पहला प्रयोग किया इसका, टीवी का, ठीक है, बेल टेलीफोन लैब्स ने। और 1936 में बीबीसी ने पहली बार अपना टेलीविजन का जो है वो सर्विस स्टार्ट करी, बीबीसी ने। बीबीसी बहुत बड़ा नाम है इस क्षेत्र में, जनसंचार में। भारत में कब शुरू हुआ, 15 सितंबर 1959 को भारत में पहली बार टेलीविजन शुरू हुआ था, ठीक है, 1959 में। और इसको क्यों शुरू किया गया था, इसका मेन उद्देश्य है शिक्षा, ठीक है, टेलीविजन के माध्यम से लोगों को शिक्षित करना और समुदाय का विकास करना। 15 अगस्त 1965 से नियमित रूप से टेलीविजन का प्रसारण शुरू हो गया। और पहले तो ये आकाशवाणी का पार्ट था। 1 अप्रैल 1976 में एक अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया दूरदर्शन का। और दूरदर्शन का आपने चैनल भी देखा होगा, डीडी नेशनल, सरकारी चैनल है, सब कुछ सरकारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। तो ये इस तरीके से भारत में टेलीविज़न की हिस्ट्री रही है। बात करें इंटरनेट की तो ये एक आधुनिक जनसंचार का माध्यम है, मॉडर्न है, बहुत तेज है भाई, इसकी वाइड रीच होती है। तेजी से इंटरनेट के जरिए आप दुनिया में कहीं भी किसी भी समय तेजी से जानकारी इधर से उधर आप शेयर कर सकते हो, मतलब चुटकियों में इधर से उधर पूरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंटरनेट के द्वारा। इंटरैक्टिव है। सबसे बड़ा फायदा इंटरनेट का क्या होता है, जो यूजर है वो केवल जानकारी प्राप्त नहीं करता बल्कि उसी टाइम पे अपना फीडबैक लिख सकता है। जैसे अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको जानकारी मिल रही है, आप सिर्फ वीडियो देख नहीं रहे हो, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लिख सकते हो, जिसके ऊपर फिर ध्यान दिया जाएगा, पढ़ा जाएगा कि क्या रिप्लाई आया। तो लाइव चैट का ऑप्शन होता है जब लाइव होती है। तो सोशल मीडिया के जरिए भी आप अपनी राय हमें बता सकते हो। तो इंटरनेट का फायदा यही होता है कि आप जो है प्रतिक्रिया दे सकते हो, उसमें जवाब दे सकते हो। और इंटरनेट पर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ग्राफिक्स, लाइव स्ट्रीमिंग सब कुछ यूज हो सकता है इंटरनेट पे। मल्टीमीडिया यानी कि अलग अलग चीजें आप यूज करते हो तो वो इंटरनेट ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा आकर्षक, कहते हैं ना, अट्रैक्टिव हो जाता है। और इंटरनेट 24/7 अवेलेबल है। आप कभी भी गूगल पे सर्च मारो, आपको किसी विशेष कार्यक्रम का वेट नहीं करना पड़ता, आपको पल पल के अपडेट्स गूगल पे मिलते हैं, इंटरनेट पर मिलते हैं। आप सर्च करो जो भी खबर है और न्यूज़ के सेक्शन में जाओ, जो भी उससे रिलेटेड रिसेंट जानकारी आई होगी आपको मिल जाएगी। तो 24/7 ये जानकारी मिलती है। लागत कम है। समाचार पत्र, टीवी और रेडियो की तुलना में तो इंटरनेट पर सूचना बहुत सस्ते में पहुंच जाती है भाई, ठीक है। और व्यक्तिगत और सार्वजनिक संचार, अब जैसे इंटरनेट का यूज आप पर्सनली भी कर सकते हो, पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए, जैसे ईमेल हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया। लेकिन आज की डेट में आप बड़े लेवल पे भी मैसेज अपना संचार कर सकते हो यूट्यूब के द्वारा। अब जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इतने लाखों बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, तो हम एक ही बारी में एक वीडियो बना रहे हैं जो लाखों बच्चे देख पा रहे हैं ना। पर्सनल सबको अलग अलग तो नहीं पढ़ाना पड़ रहा,
ब्लॉग्स यूट्यूब पे, जैसे हमारी वेबसाइट है www.eklavyastudypoint.com, यहाँ पे ब्लॉग्स नियमित रूप से आते हैं, जो आप देखोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। न्यूज़ की वेबसाइट्स होती हैं। तो पर्सनल हो या मास कम्युनिकेशन हो, इंटरनेट के द्वारा आप दोनों ही चीज़ें बहुत आसानी से कर पाते हो। मनुष्य और पत्रकारिता। देखो, हमारे इंसानों का इतिहास थोड़ा ऐसा रहा है, हम स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं। हमें जानकारी लेना बहुत अच्छा लगता है, हमें मन करता है ये भी जाने वो भी जाने, तो हम अपने आसपास और दूर की जानकारी प्राप्त करना चाहता है जो इंसान है। तो इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पत्रकारिता का विकास हुआ। यानी कि पत्रकारिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जिज्ञासा है। ये पेपर में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, याद रखना। आप में जिज्ञासा होगी तभी तो आप उस खबर को ढूंढोगे, तभी तो आप उस खबर को सुनोगे, आप उसकी जानकारी इकट्ठा करोगे। तो पत्रकारिता के लिए सबसे मेन चीज होती है जिज्ञासु होना। पत्रकारिता है क्या? देखो, पत्रकारिता का अंग्रेजी शब्द है जर्नलिज्म, आपने सुना होगा, जो कि जर्नल से बना है, जिसका अर्थ है पत्रिका। यानी मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार पत्रकारिता वह साहित्य है जो जल्दी में लिखा जाता है। यानी कि जल्दी 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 आप कोई साहित्य लिख रहे हो, ये ही पत्रकारिता है, ऐसा मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं। पत्रकारों का काम क्या होता है भाई? जर्नलिस्ट लोगों का देश विदेश की घटनाएं, समस्याएं, सूचनाएं इकट्ठा करना और समाचार के रूप में आपके सामने लाके पेश करना। तो यही प्रक्रिया पत्रकारिता कहलाती है। जब सारी जानकारियां आप लाकर समाचार के रूप में पेश करते हो, दिस इज पत्रकारिता, दिस इज जर्नलिज्म। समाचार क्या होता है? देखो, हर घटना समाचार नहीं बनती, याद रखना। समाचार वही होता है जिसमें लोगों की रुचि हो, जिसका प्रभाव व्यापक हो। यानी कि ऐसे तो 100 घटनाएं डेली हो रही हैं, क्या सारा कुछ समाचार में आता है? नहीं ना, टॉप 100 टॉप 200 ही खबरें आती हैं। घटनाएं तो हजारों होती होंगी ना पूरे देश में। समाचार वो होता है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो, ठीक है, और उसका कोई प्रभाव पड़े। तो समाचार कब कहेंगे आप किसी खबर को? जब उसमें नवीनता हो, घटना बिल्कुल लेटेस्ट होनी चाहिए, जन रुचि हो, भाई लोगों का इंटरेस्ट हो उसको जानने में, निकटता, यानी कि घटना जितनी पास होगी लोगों की रुचि उतनी ज़्यादा होगी। जैसे लोगों के एरिया के आसपास की घटनाएं बताना। प्रभाव, यानी कि समाचार तभी कहलाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उस खबर पे मतलब रिएक्शन ऐसा है, असर हो रहा है। तो समाचार एक ताज़ा जानकारी होती है, या कोई विचार होता है या घटना होती है जो अधिक लोगों की रुचि को आकर्षित करता है। तो ये समाचार की डेफिनेशन भी आपको आज मैंने बता दी है, ठीक है। ये भी अक्सर यहाँ से सवाल पूछा जाता है। अब बात करते हैं संपादन क्या होता है। संपादन का मतलब है भाई किसी सामग्री की अशुद्धियों को दूर कर उसे स्पष्ट और पठनीय बनाना। कोई भी रिटर्न वर्क आया भाई, उसमें मिस्टेक्स को साफ किया, निकाला, उसको दोबारा करेक्ट किया, स्पेलिंग करेक्ट करी और उसको रीडेबल बनाया, पढ़ने योग्य। तो उप संपादक क्या होता है? जो संपादन करने वाले के साथ काम करता है। इसका काम होता है संवाददाता की खबरों की भाषा। जो भी संवाददाता रिपोर्टर खबर लाया है तो उसकी भाषा कैसी है, उसकी व्याकरण, उसकी वर्तनी, स्पेलिंग्स, फैक्ट्स, वो गलतियां हैं या नहीं है, उसको चेक करना, सुधारना। और वो ये भी तय करता है कि खबरों को अखबार या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कहां और कैसे प्रकाशित किया जाएगा। तो ये भी उप संपादक और संपादक जो होते हैं उनका काम होता है। अब देखो, संपादन के कुछ सिद्धांत होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे सबसे पहला है निष्पक्षता। पत्रकार को निष्पक्ष रहना चाहिए, ठीक है। जो भी आप खबरें लिख रहे हो वो बायस्ड नहीं होनी चाहिए। और पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो ये वाली लाइन याद रख लेना भाई, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कि पत्रकारिता को कौन सा स्तंभ माना जाता है या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है। तो इसमें आप याद रखना, ठीक है। इसलिए यह सही होनी चाहिए, सही और गलत के बीच फर्क ध्यान में रखकर हो। न्याय अन्याय आपको पता होना चाहिए, तभी आप खबर लिखो। निष्पक्षता है यानी न्यूट्रल होना नहीं, बल्कि सत्य को प्रस्तुत करना। आपको सच दिखाना है, बैलेंस नहीं बनाना होता पत्रकारिता में कि मैं तो उसको भी अच्छा कह दूंगा, इसको भी अच्छा कह दूंगा। आपको क्या करना है? बिल्कुल निष्पक्ष रह के जो गलत है उसको गलत कहना है, जो सही है उसको सही कहना है। यही संपादन का सिद्धांत होता है। तथ्यों की शुद्धता। देखो, पत्रकारिता का काम है सत्य को सही रूप में प्रस्तुत करना, जो भी फैक्ट्स हैं वो सही हो। खबर को तोड़ मरोड़ कर झूठी जानकारी, फेक न्यूज ना हो। मीडिया को हकीकत का सही प्रतिबिंब माना जाना चाहिए, यानी कि मीडिया शुड बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी, यानी कि जो सच्चाई है वो ही दिखाओ, गलत खबरें मत चलाओ। वस्तुपरकता। जैसे पत्रकार को समाचार की रिपोर्टिंग अपनी राय, अपने पीओवी से मत बनाओ खबरें, जो सच्चाई है वही खबर बनाओ।
समाचार को वैसा ही दिखाओ जैसा हुआ है, वैसा ही पेश करो बिना भेदभाव के। खबरों में सटीक तथ्य डालो, जो फैक्ट्स हैं वो निष्पक्ष रूप से आने चाहिए, सटीकता के साथ, ठीक है। संतुलन बहुत जरूरी है, कभी भी किसी एक पक्ष का ज्यादा समर्थन समाचार को नहीं करना चाहिए। रिपोर्टिंग करते समय भाई दोनों पक्षों की राय को आपको शामिल करना होता है, सिर्फ एक पक्ष को नहीं आपको सही साबित करना। तो पाठकों को भी लगेगा, जैसे कई न्यूज़ चैनल होते हैं या तो वो मोदी जी के अगेंस्ट बोलेंगे, कई न्यूज़ चैनल होते हैं जो बिल्कुल ही एकदम जो वो गलत करेंगे उसको भी सही बोलेंगे, तो दोनों ही गलत हैं। मतलब बहुत ज़रूरी है बैलेंस बनाना। अगर कोई सरकार ने अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ की जाए, यदि सरकार ने कोई काम अच्छा नहीं किया है तो उसकी आलोचना की जाए। ये काम होता है असली मीडिया का, असली रिपोर्टर का या असली जर्नलिस्ट का। होता क्या है कि भाई पाठकों को भी लगता है कि चलो भाई अच्छा चैनल है, कम से कम खबरें बैलेंस के साथ दिखा रहा है, तो ये बहुत जरूरी सिद्धांत है। फिर स्रोत, समाचार की जानकारी का स्रोत होना बहुत आवश्यक है। ये नहीं कहीं से भी जानकारी उठा ली, रिपोर्ट में स्पष्ट होना चाहिए कि आपका सोर्स क्या है, आप जो रिपोर्ट बना रहे हो न्यूज़ की उसका सोर्स कहाँ से ले रहे हो। बिना प्रमाण के, बिना किसी ऑथेंटिसिटी के आप सीधा खबर नहीं बना सकते भाई उठा के, ये बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है? तो एक तो होती है खोज परक पत्रकारिता, इसको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, कोई छुपी हुई कोई गहरी सच्चाई है उसको खोजा जाता है, पहले तो खोजकर फिर उसको सामने लाया जाता है। पत्रकार बहुत डिटेल से रिसर्च करता है, इंटरव्यूज और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करता है। जैसे कोई भ्रष्टाचार, कोई घोटाला, कोई अपराध, इसकी जांच पड़ताल करके एक रिपोर्ट बनानी है, तो वो खोज परक पत्रकारिता का उदाहरण हो जाएगा। फिर आती है विशेषीकृत पत्रकारिता, यानी कि स्पेशलाइज्ड हो जाना किसी एक फील्ड में, यानी कि चाहे खेल में, राजनीति में, स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर, विज्ञान पर, तकनीक पर, कोई भी आपने एक फील्ड पकड़ ली तो आप उसका गहराई से अध्ययन करके केवल उसी से रिलेटेड काम करोगे। जैसे खेल पत्रकारिता है, विज्ञान पत्रकारिता है, व्यापार पत्रकारिता है। ये आप किसी भी व्यापार वाले देखोगे चैनल अलग होते हैं, खेल वाले रिपोर्टर्स अलग होते हैं, उनको नॉलेज होती है। फिर है वॉचडॉग पत्रकारिता। ये क्या होता है भाई वॉचडॉग पत्रकारिता? इसका उद्देश्य होता है भाई सत्ता, सरकार और कंपनियों को थोड़ा सा नज़र पर ऐसे अपना नज़र बनाए रखना, जैसे लाइक सीसीटीवी, कि कोई सरकार का अधिकारी गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई कंपनी का कोई अधिकारी गलत काम तो नहीं कर रहा। तो ये जनता के हित में वॉचडॉग पत्रकारिता होती है। गलत लोगों को पकड़ना, घोटालों को उजागर करना, सरकारी भ्रष्टाचार हो गया, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है कहीं पे, उसकी जांच रिपोर्ट पूरी, ये सब बनाता है जो इसका वॉचडॉग का पत्रकार होता है। फिर आती है एडवोकेसी पत्रकारिता। इसमें जो पत्रकार होगा वो किसी सामाजिक, राजनीतिक या कोई आर्थिक मुद्दे के समर्थन या विरोध में रिपोर्टिंग करता है। कोई भी सामाजिक मुद्दा है, मान लो, हो सकता है कि पूरा ही उसके पक्ष में वो लिख रहा हो सकता है पूरा ही उसके विपक्ष में लिख रहा हो, एनीथिंग कैन हैपन। इसमें फैक्ट्स के साथ साथ निजी विचार भी डाले जाते हैं एडवोकेसी पत्रकारिता में, ठीक है। और उदाहरण के लिए पर्यावरण संरक्षण के ऊपर कोई पत्रकार काम कर रहा है तो वो लिखेगा भाई कंपनियों के खिलाफ जो प्रदूषण कर रहे हैं, अपनी निजी राय भी डालेगा। मानव अधिकारों पर कोई लिख रहा है, सामाजिक न्याय पर कोई लिख रहा है, तो ये सब चीजें इसमें कवर होंगी। वैकल्पिक पत्रकारिता क्या होता है? ये थोड़ा मेन स्ट्रीम के पत्रकारिता से हटकर है। अक्सर वे मुद्दे उठाते हैं जिन्हें पारंपरिक मीडिया नज़रअंदाज करता है, जो हमारे नॉर्मल मीडिया में नहीं आता। इनको आप फ्रीलांसर कह सकते हो, स्वतंत्र पत्रकारिता ये करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, ऑनलाइन मीडिया वगैरह पे लिखते हैं। छोटे छोटे समुदायों की कहानियां लिखना, वंचित वर्ग हैं जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ दिखाना, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया नहीं दिखा रहा है, ये उन जगहों को जाके दिखाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में घुस जाते हैं। अगर एक अच्छा पत्रकार कोई है तो उसके अंदर कौन से वैल्यूज़ होने चाहिए, उसके अंदर कौन से मूल्यों का होना अति आवश्यक है, ये समझ लो। तो अगर एक सफल पत्रकार बनना है तो आपके अंदर एक तो सच्चाई होनी चाहिए, समाचार जैसा है उसको वैसा पेश करना सीखो, बिना किसी तोड़ मरोड़ के कोई भी खबर को घुमाना नहीं। संतुलन बेहद जरूरी, खबर में सभी पक्षों को बराबर की जगह दो, किसी एक पक्ष का समर्थन मत करो। निष्पक्षता यानी कि निजी राय को खबर से अलग रखना, अपनी पर्सनल चॉइसेस को मत घुसाना खबरों में, तटस्थ रहना और तथ्यों के आधार पर रिपोर्टिंग करना। फिर आता है स्पष्टता, समाचार को सरल तरीके से स्पष्ट भाषा में पेश करो जो सामने वाले को समझ आए, ताकि आसानी से उसको इन्फॉर्मेशन को लोग समझ सकें। ज़्यादा
हार्ड या टफ लैंग्वेज का यूज ना हो। संपादक मंडल किसे कहते हैं? ये होता है एडिटोरियल टीम, यानी पत्रकारों और संपादकों की एक टीम होती है जो किसी भी समाचार को अंतिम रूप देते हैं, फाइनलाइज करते हैं। इसमें एडिटर होता है जो पूरी संपादकीय टीम का मेन लीडर होता है। एसोसिएट एडिटर होता है जो संपादक की सहायता करता है। सहायक संपादक होता है असिस्टेंट डायरेक्ट एडिटर जो लेख और रिपोर्टों को संपादित करता है। स्पेशल एडिटर जो विशेष विषयों की रिपोर्टिंग करता है। चीफ एडिटर जो समाचार पत्र या चैनल की नीति तय करता है, क्या नीतियां रहेंगी। सब एडिटर जो समाचार को सही ढंग से तैयार करता है। कॉरेस्पॉन्डेंट यानी संवाददाता जो घटनाओं की रिपोर्टिंग करता है, खबरें जुटाता है, रिपोर्टर भी कहते हैं इसे। और प्रूफ रीडर यानी कि ये अंतिम सुधार करता है, अगर खबर में कोई गलतियां हैं ग्रामेटिकल या फैक्ट्स से रिलेटेड तो प्रूफ रीड करके उसको फाइनल करते हैं खबर को, तब वो खबर आगे छपती है। मौजूदा समाचार मीडिया का रुझान, जैसे आजकल समाचार मीडिया अधिक पैसा कमाने के लिए सनसनीखेज खबरें प्रकाशित कर रहा है, पैसे के लिए, टीआरपी के लिए कुछ भी दिखा देना। जैसे पीत पत्रकारिता, झूठी या अतिरंजित खबरें दिखाना। पीत पत्रकारिता का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर खबरों को दिखाना। पेज 3 पत्रकारिता यानी कि ग्लैमर, बॉलीवुड का एक अलग से पेज होता है, सेलिब्रिटी गॉसिप्स, एंटरटेनमेंट। आप जब न्यूज़पेपर उठाओगे तो एक एनवायरमेंट का भी एंटरटेनमेंट का भी एक उसमें सेक्शन होता है, वहाँ बॉलीवुड, हॉलीवुड सब खबरें, हीरो हीरोइन सबके फोटो लगे होते हैं। तो ये भी एक इसी का ही आप अंश है, इसको पढ़ना। पत्रकारिता क्यों जरूरी है, इसका महत्व क्या है? देखो, जर्नलिज्म से हमें देश विदेश की खबरें मिलती हैं, लोग दुनिया की घटनाओं से अपडेट रहते हैं, जनता को हमारे अधिकार और कर्तव्य पता चलते रहते हैं, जिससे लोकतंत्र भी मजबूत होता है। रोजगार के नए अवसरों की जानकारी आपको पत्रकारिता से ही मिलती है। नौकरियां, करियर गाइडेंस, ये सब हमें न्यूज़ में भी पता चलता है, न्यूज़पेपर में भी आता है। लोगों की चेतना बढ़ती है, देश में एकता आती है, विकास होता है देश का। समाज की समस्याएं भाई न्यूज़ में आती हैं, गरीबी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, या जो मुद्दे हैं न्यूज़ में चलते हैं, लोगों को पता तो चलता है ऐसा भी हो रहा है कुछ। और मानवता के लिए प्रेरणा देता है जो पत्रकारिता है। जैसे समाज सेवा करो, परोपकार करो, अच्छे कार्य करो, तो उसको आप न्यूज़ में मतलब चलाओ। लोग अगर कुछ पुण्य का काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे डालो तो लोग उससे इंस्पायर होते हैं, है ना। डायरी क्या होता है भाई? डायरी तो डायरी एक नोटबुक होती है आपकी, जिसमें साल के 365 दिनों की तारीखें लिखी होती हैं, सारी महीने की। और हर पेज पर खाली जगह होती है जहां पर आप अपनी निजी बातें डेली लिख सकते हो, हर दिन आपने क्या किया या जो भी आप उसमें लिखना चाहो। डायरी क्यों लिखें भाई? देखो, ये हमारी व्यक्तिगत मतलब एक डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा पर्सनल आपका ये कागजात है जिसमें आप सिर्फ अपनी जानकारियां लिख रहे हो, अपने अनुभव, अपने विचार, जो आप किस लोगों से मिले, मतलब किन लोगों से आप मिले, और इसके अलावा क्या घटनाएं आपके साथ हुई, क्या आपने इस पूरे साल सीखा, वो आप कुछ भी लिख सकते हो। अब डायरी लेखन कोई करता है, कोई नहीं करता आज के ज़माने में। तो डायरी में हम उन बातों को लिखते हैं जिन्हें हम किसी और के सामने नहीं कह सकते। कभी कभी दिन में होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो हमें बहुत बुरा लगा, तो हो सकता है हम वो किसी से शेयर ना कर पाएं, तो वो हम अपनी डायरी में लिखेंगे। तो हमारे जीवन की घटनाएं, हमारे जीवन की भावनाएं, उनका पूरा एक रिकॉर्ड है। डायरी लेखन के फायदे क्या होते हैं? हम अपने आप को अच्छे से समझ पाते हैं, पूरे साल हमने क्या फेस किया और हम कितना बदले। हमें अपने गुणों के बारे में, अवगुणों के बारे में पता चलता है, कमियां सुधार सकते हो। हमारे मन का बोझ हल्का होता है डायरी लिखकर, मानसिक शांति मिलती है। और डायरी के माध्यम से हम अपने अतीत को याद कर सकते हैं कि इस साल के इस तारीख को ये चीज़ हुई थी। ओके, डायरी लिखते समय ध्यान क्या रखना होता है? डायरी एक अच्छे दोस्त की तरह होती है, जैसे हम अपने मन की बात कह सकते हैं। तो आप इसे नोटबुक या पुराने साल की डायरी में लिखें। कोई डायरी अब तो मिलती भी है स्टेशनरी पे, वो ले आएँ। पुरानी डायरी में लिख रहे हो तो आप तारीखें आपको फिर खुद लिखनी पड़ेंगी, या तो भाई आप कोई ऐसी डायरी ले आओ, जैसे ठीक है फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, अब ये मेरे पास एक डायरी है, तो इसके अंदर क्या होगा कि मैं ये सारा, इसमें डेट्स वगैरह ऑलरेडी प्रिंटेड होती हैं, मैं डेट के अकॉर्डिंग उसमें लिखता रहूँगा। ठीक है, कि आज के दिन ये हुआ, आज के दिन ये हुआ, ये सब डायरी में लिखा जाता है। ठीक है भाई, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध डायरियां, तो कुछ डायरियों के नाम बताता हूं मैं जो फेमस हैं। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक ने इसको लिखा था। एक साहित्यकार की डायरी, गजानन माधव मुक्तिबोध, पैरों में पंख बांधकर, राम वृक्ष बेनीपुरी,
रूस में 25 मास, राहुल सांकृत्यायन, सुदूर दक्षिण पूर्व, सेठ गोविंद दास, हरी घाटी, डॉक्टर रघुवंश। तो इसमें द डायरी ऑफ यंग गर्ल किसने लिखी थी? अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर कर लेना, ठीक है। पटकथा क्या होता है? पटकथा, तो देखो पहले आप शब्द को समझो। पटका यानी पर्दा, कथा यानी कहानी। तो जब किसी कहानी को टीवी, दूरदर्शन या फिल्म के बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है तो उसे पटकथा कहा जाता है। इंग्लिश में इसको स्क्रीन प्ले कहा जाता है, ठीक है, पर्दे पर कुछ कहानी दिखाना। तो मनोहर श्याम जोशी के अनुसार पटकथा वह कहानी है जो कैमरे के जरिए फिल्म के पर्दे पर दिखाई देती है। आप जाते हो ना बड़े पर्दे पर फिल्में देखने पीवीआर में, तो वो पटकथा है। तो पटकथा किसी कहानी पर, किसी घटना पर, किसी ऐतिहासिक सच्ची घटना पर आधारित हो सकती है। कहते हैं ना मूवीज का जॉनरा क्या है, उसका सोर्स क्या है। हिस्टोरिकल मूवी हो सकती है, फिक्शनल हो सकती है, साइंस वाली हो सकती है, रोम कॉम हो सकती है। तो ये साहित्य, नाटक या जीवन की सच्ची कहानियों से भी ली जा सकती है, किसी की बायोग्राफी पे भी होती है, बायोपिक्स भी बनती हैं। पटकथा में हीरो होता है, विलेन भी होता है, कहानी में टकराव चलता है, फिर उसका सॉल्यूशन निकलता है। अलग अलग सीन्स होते हैं, अलग अलग जगहों पे दृश्य होते हैं। पूरी कहानी छोटे छोटे सीन्स में बटी होती है। एक शॉट यहाँ ले लिया, एक शॉट वहाँ ले लिया, एक शॉट वहाँ हो गया। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। नाटक और फिल्म की पटकथा में क्या अंतर है? देखो, नाटक में दृश्य लंबे होते हैं लेकिन फिल्म के शॉट्स छोटे छोटे होते हैं। नाटक में ज्यादा घटनास्थल नहीं बदलते, लेकिन मूवी तो पूरी अलग अलग घटनास्थलों पर चलती है। नाटक एक लाइव परफॉर्मेंस होती है, लेकिन फिल्म रिकॉर्डिंग में चलती है, रिकॉर्डेड फिल्म होती है, फिर वो रिलीज होती है। नाटक की कहानी सीधी चलती है, जबकि फिल्म में इसके अलग अलग तरीके से, कभी फ्लैशबैक, कभी फ्यूचर में फिल्म चली गई कहानी, कभी ऐसे भी हो सकता है ना। नाटक हमेशा वर्तमान में रहता है। फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड में क्या अंतर है भाई? देखो, फ्लैशबैक यानी कि जब किसी अतीत के दृश्य को दिखाया जा रहा है, फ्लैश फॉरवर्ड जब भविष्य के दृश्य को दिखाया जा रहा है। दोनों का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा पटकथा जब चलती है तो उसका सबसे छोटा जो यूनिट है वो एक सीन होता है। एक सीन, सीन 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 जोड़ के ही पूरी मूवी बनती है, ठीक है भाई। फ्लैशबैक यानी कि पास्ट की कोई कहानी चला दी मूवी में, और फ्लैश फॉरवर्ड भविष्य का कुछ दिखा दिया। तो आप इन टॉपिक्स को करो, आपके एग्जाम में ज्यादातर यहां से प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।